नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन कुछ क्वेश्चन बचे रह गए थे तो उनको कहा गया था इसको सर इसका भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दीजिए। चलते हैं, जो भी कुछ बाकी है 2023 का लीनियर अलजेब्रा का वो सारा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दे रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व भी किया है। ये क्वेश्चंस जो है जिसकी आईडी 704073 है, बड़ा ये मार्वलस क्वेश्चन रहा है। लीनियर अलजेब्रा वैसे इस बार देखने में आया है ईजी था, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन जो थे ना वो बहुत ही टेक्निकल थे। उसमें से क्वेश्चन है और इसके बहुत सारे ऑप्शन में दम नहीं है, कुछ ऑप्शन है जहाँ वहाँ दम है, तो उसकी हम बात डिटेल्स में करने जा रहे हैं। और दूसरी बात है ना कि हम यहाँ प्रूफ करेंगे, हर चीज़ का प्रूफ देंगे ताकि यहाँ ऑप्शंस की प्रॉब्लम ना रह जाए, आप खुद ही टैली कर लें क्या होना चाहिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि लेट वी बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। भी कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिस पर T1 और T2 दो नीलपोटेंट ऑपरेटर डिफाइंड किए गए हैं। W1 V ऑफ T1 T ऑफ V1 0। क्या मतलब है कि मतलब V1 जो है ना T1 का नल स्पेस है, यानी कर्नल ऑफ द T1 है ये। W2 जो है वो T2 का नल स्पेस है, ये कहा है। तो विच ऑफ फॉलोइंग आर फॉल्स, यहाँ फॉल्स की तलाश करनी है कि कौन सा इसमें फॉल्स है। तो पहला इफ T1 एंड T2 आर सिमिलर देन W1 आइसोमॉर्फिक टू W2, ऐसा होगा क्या। सेकेंड है कि अब यहाँ उल्टा कर दिया गया, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशंस वैलिड है या नहीं। अब आपसे ये जानना चाह रहा है ये एग्जामिनर कि अगर W1 और W2 आइसोमॉर्फिक है तो क्या T1 एंड T2 है सेम मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है। सिमिलर की बात आई है, वो सिमिलर को हटा दिया गया, उसका एक पार्ट पूछा गया क्या वो मिनिमल पॉलिनोमियल भी उनके सेम होंगे T1 T2 के क्या। थर्ड में है कि अगर ये और ये इक्वल है देन T1 एंड T2 आर सिमिलर। और 4 में है कि W1 और W2 आइसोमॉर्फिक है देन T1 T2 हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एक बात आपसे कहनी है कि जब भी आप एग्ज़ाम दें ना तो एग्ज़ाम देने के बाद हमेशा ये ध्यान में न रहे कि पहला जो ऑप्शंस दिया है उसी को प्रूव करने लगे। नहीं, आप चारों ऑप्शंस को पहले ध्यान से पढ़िए, एक दो ऑप्शंस का जवाब आपको पढ़ते ही मिल जाएगा। जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें हैं कि भाई वहाँ टाइम कम होता है और टाइम मैनेज करना बड़ी चीज़ है, तो यहाँ जो ऑप्शंस अगर आप 4 देख रहे हैं T1 T2 आपके पास दो नीलपोटेंट ऑपरेटर है, एक ही फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड किया गया है। कह रहा है कि अगर ये आइसोमॉर्फिक है तो T1 एंड T2 हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, यहाँ तो इसका कोई देने का तुक ही नहीं है। अगर दो नीलपोटेंट ऑपरेटर है आपके और एक ही डायमेंशंस पे डिफाइंड है तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x⁻n होगा और इसका भी x⁻n होगा, अगर जो n v का डायमेंशन है। हो गई बातें, तो फिर तो ये सेम है। ये तो भरभराने के लिए दिया हुआ था कि आप थोड़ा बहुत बिना मतलब का एक्स्ट्रा दिमाग आप खर्च करें, एक्स्ट्रा सोचेंगे फंस जाएंगे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दी जाती हैं। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। T1 T2 नीलपोटेंट ऑपरेटर है, एक ही डायमेंशन पे डिफाइंड है, तो उनका जो पॉलिनोमियल जो होगा कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल होगा वो सेम होगा। तो ऑप्शन 4 तो ऐसे ही सही है, देख बिना लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़े आप मार दिए, यू हैव ओनली रिजल्ट। लेकिन मुझे यहाँ फॉल्स की तलाश करनी है, गलत कौन है मुझे उसकी तलाश करनी है, वो देखना है। तो चलते हैं प्रूफ की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि T1 एंड T2 आर सिमिलर, कि दो जो एक बात और हम कहते हैं यहाँ जो T1 T2 है हम मैट्रिक्स ही लेकर के उसको डिफाइंड करेंगे, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन फाइनाइट डायमेंशनल पे डिफाइंड होता है जस्ट लाइक एज ए मैट्रिक्स। अच्छा, और ये लीनियर ऑपरेटर है तो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहा है कि T1 T2 जो है सिमिलर मैट्रिक्स है, तो सिमिलर मैट्रिक्स का रैंक सेम होता है, मिनिमल पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से सारी चीज़ें सेम होती हैं, डिटर्मिनेंट भी सेम होते हैं, आइगन वैल्यूज भी सेम होते हैं, तो ट्रेस भी सेम होगा। तो रैंक ऑफ T1 जो होगा और रैंक ऑफ T2 होगा। वाई, क्योंकि T1 एंड T2 आर सिमिलर। तो फिर माइनस रैंक ऑफ T1 मैं लिख सकता हूँ माइनस रैंक ऑफ T2। अब इसमें हम n से निकाल भी दें, अगर हम ले लें कि डायमेंशंस जो v का है फाइनाइट डायमेंशन वो n डायमेंशंस पे है तो मैं लिख सकता हूँ। और मुझे पता है कि रैंक ऑफ T1 प्लस नलिटी ऑफ T1 इज इक्वल टू n होता है। ओके, तो नलिटी ऑफ T1 इज इक्वल टू n माइनस रैंक ऑफ T1। हो गई बात है। तो जो n ऑफ रैंक ऑफ T1 है इसको मैं नलिटी ऑफ T1 लिख सकता हूँ, दिस इज द नलिटी ऑफ द T2। और नलिटी ऑफ द T1 क्या है, यही जो है हमारा W1 है, तो ये हो गया हमारा नलिटी ऑफ T1 मतलब डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2। अब एक बड़ा मार्वलस रिजल्ट है कि अगर कोई भी दो वेक्टर स्पेस अगर डायमेंशन सेम होते हैं तो इफ एंड ओनली इफ दे आर आइसोमॉर्फिक, वो आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। किसी भी वेक्टर स्पेस के डायमेंशंस अगर सेम है तो दे आर द आइसोमॉर्फिक। W1 W2 स्पेसेस हैं,
वेक्टर स्पेस सही है, इनके डायमेंशन सेम हो गए, तो अगर डायमेंशन सेम हो गया तो डेफिनेटली W1 आइसोमॉर्फिक टू W2, हेंस दिस इज द प्रूव्ड हियर। तो फिर ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका सही है, W1 और W2 आइसोमॉर्फिक होगा। नाउ वी हैव प्रूफ हियर। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ऑप्शन सेकेंड क्या कह रहा है कि थोड़ा उल्टा बात कहा है कि अगर W1 और W2 आइसोमॉर्फिक हो जाए तो क्या T1 और T2 है सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा क्या, ऐसा है क्या? चलिए देखते हैं, इसको भी प्रूफ की ओर मूवमेंट करते हैं कि W1 आइसोमॉर्फिक टू W2 दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है। तो अगर हम उल्टा चलेंगे तो यहाँ तक तो ये बातें आ जाएंगी, ये बातें आ जाएंगी, ये बातें आ जाएंगी, यानी डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ W2 होगा। और तो हम ये दावा कर सकते हैं क्या कि अगर डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2 है तो T1 एंड T2 हैव द सेम मिनिमल पॉलिनोमियल अपने पास रखेगा क्या? चलिए यहाँ थोड़ा आते हैं कि T1 है या T2 है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा x रेज़ टू द पावर n होगा। T1 लिखें या हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल T2 का लिखें, दोनों का x रेज़ टू द पावर n होगा। नो एनी डाउट, क्लियर हियर 100%। मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करनी है, वो सेम है या नहीं अंडर दैट कंडीशंस। चलिए तो इसके लिए थोड़ा एक हम काउंटर एग्जांपल पहले ले लें, एक मतलब विदाउट लॉस ऑफ द जनरलिटी हम एक 5 ले रहे हैं कि n की वैल्यू 5 है और जस्ट आप n को किसी वैल्यू पर आप निकाल लीजिए। हम 5 पे काउंटर एग्जांपल ले रहे हैं विदाउट लॉस ऑफ द जनरलिटी। तो फिर एफ टी या एफ ऑफ एक्स एक लिख दें, एक्स रेज़ टू द पावर 5 होगा, दोनों के लिए यही होगा मेरा। अब मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है इसकी बात हम देख रहे हैं। यहाँ T1 T2 दोनों एक ही है मेरा ना, क्योंकि दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होगा अगर डायमेंशन सेम है तो। चलिए, और भी डायमेंशन पे ही बात कही गई है तो सेम है ही है। EMX क्या क्या हो सकता है? EMX इसका जो होगा वो डिवाइज़र होगा, तो फिर या तो x हो सकता है या x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x4 हो सकता है, x5 हो सकता है। इस ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस ऑप्शन पे हर साल क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं CSIR के, हर किसी साल आप देखिए हमेशा ऑप्शन 2 पे उसका क्वेश्चन बना ही बना है। बहुत लगाव है CSIR वालों का ऐसे। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक और क्या कंसेप्ट छिपी हुई है। और एक बात और कि वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हो सकता है कि जो एक कंसेप्ट की जिसकी तलाश है उस वीडियो लेक्चर उसको पूरा कर दें, मुझे उम्मीद है। EMX इज इक्वल टू अगर x हो गया तो इसकी मीनिंग क्या होगी कि EMT1 और EMT2 ये 0 हो जाएगा, राइट। यानी ये सबको पता है अगर मिनिमल पॉलिनोमियल तो T1 इज इक्वल टू 0 हो गया। मीनिंग क्या हो गई कि जो मेरा लीनियर ऑपरेटर है T1 वो 0 हो गया। इसी तरीके से अगर जो T1 की बात हो गई वही बात तो T2 के लिए हो जाएगी, तो T2 0 हो जाएगा। अब जरा यहाँ एक चीज़ आइए, बड़ा कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, एक बड़ी गुप्त बात है, रहस्यमय बात है, और आप बिल्कुल इस चीज़ को दिल दिमाग में बैठा रखिए कि जब भी कभी आप ऑपरेटर सॉल्व कर रहे हों, मैट्रिसेस की बात सॉल्व कर रहे हों और वहाँ आपको एक आइगन वैल्यू 0 मिल जाए, तो जब भी अगर आइगन वैल्यू 0 मिलती है तो एक बार उसको जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को ज़रूर निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि देखने में आता है ना कोई ऑप्शन उस पर डिपेंडिंग ज़रूर रहता है। कहने का हमारा मतलब क्या है कि सबको पता है कि GM ऑफ लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i होता है, ये जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अब GM ऑफ द 0, क्योंकि सारी आइगन वैल्यू 0 है, ऑपरेटर आपका वहाँ नील पोटेंट है, तो नील पोटेंट है तो सारी आइगन वैल्यू 0 होगी, तो GM ऑफ 0 कितना होगा, n हमने यहाँ 5 ले लिया, माइनस रैंक ऑफ लैम्डा की जगह 0 लिखेंगे अगर तो रैंक ऑफ आपका a, और यहाँ मैं यहाँ T1 ले रहा हूँ, आप T2 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इन जनरल चलिए हमने a लिख दिया, तो रैंक ऑफ T1 हो गया हमारा ये। अब रैंक ऑफ T1 आप कुछ भी ले लीजिए, रैंक ऑफ T1 जो होगा वही रैंक ऑफ T2 होगा, क्योंकि W1 आइसोमॉर्फिक टू W2 है, ठीक है। तो हमने मान लीजिए फॉर विदाउट लॉस ऑफ द जनरलिटी और पॉइंट ऑफ द एग्जांपल लेट रैंक ऑफ T1 इज इक्वल टू, हमने यहाँ रैंक ऑफ T1 2 ले लिया। चलिए, तो जियोमेट्रिक जो मल्टीप्लिसिटी 0 की आई 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आया। ओके, बात आ गई। अब देखिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी किसी आइगन वैल्यूज़ की जो आती है, जब आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं तो क्या है, उस जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उतने नंबर होते हैं, मतलब उतने आपके जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे। जैसे GM03 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग जो
जार्डन जो ब्लॉक जो बनेगा वो जार्डन ब्लॉक हमारा 3 बनेगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा और 3 से कम नहीं होगा। ये जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का कंसेप्ट एक देता है, यानी GM(0) जब हम रिप्रेजेंटेशन T1 और T2 का जार्डन ब्लॉक पे करेंगे तो GM(0) वहाँ 3 होना चाहिए। अब यहाँ आप आ जाइए, हमने कहा mx = x है या नहीं। अगर mx = x आप लिखते हैं तो फिर क्या हो गया, यहाँ T1 0 हो जाएगा, T2 0 हो जाएगा। और जो इसका हमारा रिप्रेजेंटेशंस बनेगा, अब यहाँ देखिए, अगर जार्डन ब्लॉक बनाएंगे तो जार्डन ब्लॉक में 5 जो टूटेगा वो 3 में आएगा। वाई 3 में क्यों आएगा? क्योंकि जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 है उसकी 3 है, और एक खासियत है नीलपोटेंट ऑपरेटर की सारी आइगन वैल्यू 0 है, अन्य कोई आइगन वैल्यूज है नहीं, तो फिर सब कुछ गेम 0 पे ही चलेगी। अन्य कोई वैल्यू होती तो मेरा टूटता, सिंपली एक 0 ही है। तो फिर क्या हुआ, 5 को ये जो 5 है वो टूटेगा कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में, मैक्सिमम 3 पार्ट्स में, 3 से कम नहीं होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। अब चलिए देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 5 का अगर आपने मिनिमल पॉलिनॉमियल इसको कंसीडर करिए, वीडियो थोड़ा लंबी होगी बट आपके कंसेप्ट को ना मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ज़बरदस्त बना देगा। फिर यू हैव नो एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि ये क्वेश्चन का ऑप्शन 2 ऐसा है ना कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप होते हैं, और CSIR वाले हर साल इस ऑप्शन पे क्वेश्चन बनाते हैं, हर साल क्वेश्चन बनाते हैं। हमने यहाँ f(x) जो है x⁵5 लिया है। ये मिनिमल पॉलिनॉमियल हमारा x हम तलाश कर रहे हैं, है या नहीं, होगा या नहीं। देखिए अगर आपने 1 लिखा तो 5 क्या है, 3 पार्टों में टूटेगा, जार्डन ब्लॉक इसका 3 ही बनेगा, क्योंकि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 0 करेस्पॉन्डिंग 3 आ चुकी है, तो 3 बनना है। अब 5 को 3 पार्ट में तोड़ना है। अब यहाँ अगर mx x हो गया तो फिर ये क्या कहता है कि इसका कम से कम एक जार्डन ब्लॉक हमारा एटलीस्ट 1 ऑर्डर का होगा, तो 1 ही का होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो क्या 5 को 1 1 1 तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते, नहीं। देखिए कितनी गजब लॉजिक है यहाँ। 5 को अगर हमें दावा करें, क्लेम करें कि इस जो नीलपोटेंट ऑपरेटर है यहाँ हमारा क्या मिनिमल पॉलिनॉमियल 1 डिग्री का हो सकता है क्या, mx x हो सकता है क्या? अगर ये 1 हुआ तो इसकी मीनिंग क्या होगी, जो जार्डन ब्लॉक जो मेरे बनेंगे 0 करेस्पॉन्डिंग 3, 5 को 1 1 1 लिख सकते हैं, 2 तो लिख नहीं सकते हैं, 3 भी नहीं लिख सकते हैं, 4 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ऑर्डर से ज़्यादा संभव नहीं है, यानी 1 ही लिख पाएंगे। और 5 को 1 1 लिख के मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, तो संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि मिनिमल पॉलिनॉमियल हमारा x हो जाए। तो क्या x² हो सकता है क्या? तो देखते हैं। 5 को तोड़िए 3 पार्टों में, और एक जार्डन ब्लॉक 2 ऑर्डर का होना चाहिए कम से कम, तो 2 2 टूट गया एक। और क्या होगा, 2 1 1 नहीं होगा, बस एक ही होगा, ये 1 तो अगर ये होगा तो अगर मैं इसको थोड़ा जार्डन ब्लॉक इसका बना दूं T1 के करस्पॉन्डिंग, तो देखिए क्या होता है, और नहीं टूट सकता है, यूनिक होगा, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो गया ना x² के लिए। 2 बना ही नहीं, एक ही जार्डन ब्लॉक बनेगा, और एक ही अगर जार्डन ब्लॉक बनेगा तो हर मैट्रिक्स अपने जार्डन ब्लॉक का क्या होता है, सिमिलर होता है। एक ये भी बड़ा धाकड़ रिजल्ट है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा अगर मैं जार्डन ब्लॉक अगर लिखूं, T1 पे ही मैं काम कर रहा हूं, अब जो T1 होगा वो T2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ क्या हुआ, 2 2 तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5, 0 0 0 0 0, एक ये हो गया आपका 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0, एक ये हो गया, और एक लास्ट बनेगा आपका, ये बनेगा, दिस इज योर जार्डन ब्लॉक। ओके, बात क्लियर हो गई। mx = x² के करस्पॉन्डिंग। अच्छा, जब mx = x³ होगा तब इसकी मीनिंग क्या होगी कि जो हमारा जार्डन ब्लॉक होगा कम से कम उसमें एक 3 होना चाहिए, तो 5 को 3 में तोड़िए तो 3 हो गया, उसके बाद 1 + 1 का बना, ये हो गया। अच्छा, 5 + 2 संभव नहीं है क्योंकि 3 चाहिए, 2 ही बन रहा है, तो ये संभव नहीं है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन संभव नहीं है। 5 का ही कॉन्फ़िगरेशन, यही स्प्लिटिंग संभव है, यही पार्टीशन यहाँ संभव है। 3 का होगा, यानी जार्डन जो ब्लॉक बनेगा 3 का ऑर्डर का बनेगा, 1 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का, तो उसको भी मैं बना लूँ यहाँ,
जो दूसरा मेरा अगर एक्स क्यूब के करेस्पॉन्डिंग जो बनेगा उसको भी मैं बना लूँ, साथ साथ बना लूँ तो अच्छा लगेगा। अब देखिए अब ये रहस्य से पर्दा खोल रहा है और इस चीज़ को नोट कर लीजिए, बहुत ही काम आएगा। एक जो बेस बन जाएगा आपका ना, जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन देखेंगे, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है इस पर। चलिए एक और मैं यहाँ बना लूँ, मान लीजिए हमने GT1 डैश कहा, इसमें क्या होगा, एक ब्लॉक 3 बनेगा, मतलब कि 0 1 0 A 0 0 1 0 0 0 0 0 0, एक आपका हो गया 3 आर्डर का। उसके बाद जो होगा 1 आर्डर के बनेंगे, ठीक है, हो गया है। अब हम आते हैं mx = x4, ऐसा mx = x4 मिनिमल पॉलिनॉमियल हो सकता है क्या? तो अगर हुआ तो 5 को 3 भागों में टूटना है, क्योंकि gm ऑफ 0 3 है तो मजबूरी है 3 लिखना है। कम से कम एक 4 होगा तो एक 4 करना पड़ेगा, इसके बाद 4 होंगे या 4 से कम होंगे तो संभव ही नहीं है। 5 को 3 पार्टों में एक 4 लिख दिए, फिर तो एक ही 1 बचा, 1 ही लिखेंगे, तो ये तो संभव ही नहीं है। नहीं, देखिए दिस इज द क्लियर हियर, कंसेप्ट इज क्लियर, तो एक कैंसिल हो गया, बन ही नहीं सकता है। अच्छा 5 बनेगा क्या? 5 बनेगा मतलब क्या हो गया, तो 5 एक यहाँ 5 रहेगा और 5 = 5, बाकी 2 ब्लॉक खाली हो गए। और GM 0 कहता है कि 3 होगा ही, 0 के करेस्पॉन्डिंग जो डायगोनल जो जॉर्डन जो ब्लॉक बनेंगे एग्जैक्टली 3 होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 होने चाहिए। तो अगर आप मिनिमल पॉलिनॉमियल 5 आर्डर का ले लिए mx = x⁵5, तो यहाँ 5 हुआ, बाकी तो टूटा ही नहीं, होना चाहिए ना, तो ये भी संभव नहीं है, नहीं तो नेवर, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल आपका क्या हो सकता है, mx = x², mx = x³, मतलब ये जो हमारे T1 और जो T2 जो लीनियर ऑपरेटर हैं, जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनके मिनिमल पॉलिनॉमियल ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर मैं T1 के लिए x² ले लूँ तो T2 के लिए x³ ले सकते हैं, राइट। यहाँ कह रहा है कि T1 T2 है सेम मिनिमल पॉलिनॉमियल, ये दावा कर रहा है कि मिनिमल पॉलिनॉमियल उनका सेम होगा, नहीं सेम नहीं होगा। अगर ये अगर एक ही संभावना मिलती x² तो बात आपकी डिट्टो हो जाती, तो फिर ठप्पा वहाँ लग जाता कि साहब मुझे मिनिमल पॉलिनॉमियल x² ही मिल रहा है, यहाँ इसकी तलाश नहीं है। जैसे अभी हमने यहाँ देखिए कैंसिल किया, प्रूव किया, हमने कैंसिल किया कि x नहीं हो सकता है, x⁴ नहीं हो सकता है, x⁵5 नहीं हो सकता है, तो फिर x² और x³ की संभावना बची, तो फिर 2 मिनिमल मेरे पॉलिनॉमियल हो सकते हैं। और बाकी यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है, रैंक वही है जो इसका यहाँ रैंक है, इसका W1 आइसोमॉर्फिक W2 है, यहाँ भी 2 डायमेंशनल स्पेस है W1 का, यहाँ भी 2 है, आइसोमॉर्फिक है दोनों, बट इसके मिनिमल पॉलिनॉमियल सेट नहीं है। बात समझ में आ रही है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया ये, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है सेकंड ऑप्शन का, कि W1 और W2 अगर आइसोमॉर्फिक हैं तो T1 T2 सेम मिनिमल पॉलिनॉमियल का दावा नहीं किया जा सकता है, सेम भी हो सकते हैं। अगर मैं भी कहता ना कि हो सकते हैं, क्या आते हैं, हो सकते हैं, x² भी बना सकते हैं, x³ बना सकते हैं, लेकिन आप दावा नहीं कर सकते 100%। तो विच ऑप्शन ऑफ द फॉल्स, तो ये फॉल्स है आपका। चलते हैं थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे लगे हाथ देख ले, कह रहा है कि W1 = W2 = V हो गया। मतलब क्या हो गया आपका कि V1 का वही है, V2 का वही है जो V का है। तो चलिए अब देखते हैं ये क्या प्रूफ निकल के आपको देते हैं। प्रूफ देखेंगे ना तो चीज़ें खुद ही पोस्टमार्टम की तरह क्लियर हो जाएंगी, तो फिर तो आपको हमें लगता है कि एक ज़बरदस्त कंसेप्ट ही मिल जाएगा। जब हर चीज़ का प्रूफ अगर जानते हैं तो अच्छी चीज़ है, और प्रूफ करने का प्रयास करिए, और काउंटर एग्जाम्पल वहाँ लेके आइए जहाँ जनरली चीज़ें कहता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ नहीं है। तो इफ़ लोग जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन याद करते हैं, और CSIR वाला ओनली उल्टा पूछ देता है। इफ़ याद है फिर उसके बाद ओनली पूछ देगा, नेसेसरी याद है सफिशिएंट पूछेगा, ऐसा ही होता है, ऐसा ही है यहाँ। क्या W1 = W2 V हो गया। अब ये है कि रैंक ऑफ T1 प्लस नल स्पेस ऑफ T1 n है, तो रैंक ऑफ T1 ये क्या है, V ऑफ T1, W1 पे वही है जो W2 पे है। अब ये कह रहा है कि ये V के सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ W1 = डायमेंशन ऑफ V अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। डायमेंशन ऑफ W1 अगर V n डायमेंशन पे है तो n हो गया आपका, ओके। तो फिर क्या हो गया, n = n, तो रैंक ऑफ T1 = what, 0। अभी भी इस पर क्वेश्चन बना था रैंक ऑफ T1 पे, इसी ईयर में पूछा हुआ है, बी वाले पार्ट्स में रहा है, उसको देखिए वहाँ, उस पर भी उसने कहानी गढ़ी है।
तो रैंक ऑफ T1 जीरो किसका होता है, किस मैट्रिक्स का रैंक जीरो होता है? ओनली वन, दिस मैट्रिक्स इज द नल मैट्रिक्स। तो T1 क्या होगा, जीरो लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा, मतलब रिप्रेजेंट दिस इज द जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स है। तो अगर नल मैट्रिक्स है तो देन T1 T2 आर सिमिलर। एस T1 भी नल मैट्रिक्स है, T2 भी नल मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स आर द सिमिलर। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ही ऐसा होता है जो सिमिलर होता है। थोड़ा अच्छा ये भी ऑप्शन बना है। तो दिस इज द आल्सो ट्रू हियर, नाउ वी हैव प्रूव्ड हियर। नहीं तो T1 T2 सिमिलर हो जाएगा, ए भी जीरो हो गया, ए भी जीरो हो गया और नल मैट्रिक्स सिमिलर होता है, सबको पता है। दिस इज द प्रूफ। तो ऑप्शन थर्ड इज द आल्सो राइट हियर। मुझे फॉल्स की तलाश करनी है और फॉल्स की दुनिया में केवल ट्रू ही सही है, तो ओनली दिस ऑप्शन इज द ट्रू। बाकी ये ट्रू होते हुए फॉल्स है ना, क्योंकि मुझे फॉल्स की तलाश करनी है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट, वही आपको लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक छुपी हुई थी बेसिकली ऑप्शन 2 में, आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब कुछ क्वेश्चन और हैं जो बड़े लॉजिकल बने थे, तो उनका भी मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ। अब आप प्रूफ के लिए तैयार रहिए। और यही नहीं, सारे वीडियो जो मेरे लेक्चर्स बनेंगे 2023 जो एग्ज़ाम हुआ है, इस लीनियर अलजेब्रा के जस्ट तुरंत बाद में अब मॉडर्न और हमारी जो रिंग थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी, रिंग फील्ड थ्योरी, उसके जो क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे और विथ प्रूफ करेंगे सारा का सारा। तो अगर आप इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए एक ज़बरदस्त रिजल्ट भी मिल जाएगा। वहाँ देख ही रहे थे कि मिनिमल पॉलिनोमियल सेम नहीं भी हो सकता है। अच्छी गेम खेली गई थी। तो चलते हैं, अब क्वेश्चंस और हैं, एक क्वेश्चंस और हैं, बड़े लॉजिकल क्वेश्चन हैं, तो उसकी भी हम बात अब कर ही लें। ये जो हमारा आईडी है, ये भी पार्ट सी का ही क्वेश्चन था जो मैंने लगाया है। अब मैं जो लगाने जा रहा हूँ ये भी पार्ट सी का ही है। क्वेश्चन आईडी 4071 है। ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि रिस्पॉन्सिव तो सबके आगे आ ही गई है। क्वेश्चन में है कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। वी जो है वो वेक्टर स्पेस है इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 10। तो A0 A1x A2x स्क्वायर प्लस एन डॉट सो ऑन A10 x रेज टू द पावर 10। ये है हमारा, ठीक है, ओके। और यहाँ जो A0 और A1 A10 है बिलोंग्स टू द रियल नंबर। कहा है इसने कि V एक मेरा जो है वेक्टर स्पेस दिया हुआ है जिसकी डिग्री एट मोस्ट 10 है, इन वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में है। लेट W1 इज द, W1 क्या है कि ये भी सब स्पेस है, कंसिस्टिंग V के ही सब स्पेस है, ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 5। तो यहाँ एट मोस्ट 5 है, तो A0 A1 इसको सेम मत समझ जाइएगा, आप B0 B1 लिख दीजिए, मैं बस लिख रहा हूँ ऐसे, बट ये सेम है ज़रूरी नहीं है ना, रियल नंबर से है, कोई रियल नंबर आप पकड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ A0 से A5 तक ये रियल नंबर के हैं, ठीक है। W2 क्या है, W2 देख लीजिए, सब स्पेस ऑफ भी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल सच दैट द सम ऑफ देयर कोफिशिएंट इज 0। V का सब स्पेस है और कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। लेट W2 बी द सब स्पेस ऑफ V कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। ऑल पॉलिनोमियल कहाँ से कंसीडर करें, कितना घुमा के लिख रहा है क्वेश्चन। मतलब W2 V का सब स्पेस है, तो जो पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री 10 से ज़्यादा जाएगी नहीं, मैक्सिमम 10 ही जा सकती है, राइट। बस ये लिख के छोड़ दिया ना, सब स्पेस ऑफ V, उसके बाद ऑल पॉलिनोमियल्स लिख के छोड़ दिया। तो ऑल पॉलिनोमियल्स मतलब कि सभी पॉलिनोमियल को उठा के नहीं लिखना है, बस वही V के ही पॉलिनोमियल मैक्सिमम लिखेंगे। तो इसकी भी डिग्री क्या होगी, A0 A1x, बात समझ में आ रही है ना आपको, प्लस A10 x रेज टू द पावर 10 ये भी। बट कंडीशन यहाँ ये है कि A0 A1 A2 प्लस एंड डॉट सो ऑन A10 ये 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि P ऑफ 1 0 है, नहीं, राइट। एक कंडीशन दे दी गई कि सम ऑफ द कोफिशिएंट इनके 0 हैं। अच्छा, और W क्या है कि W भी एक सब स्पेस डिफाइन की, स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ भी डिफाइंड किया गया है कि W1 और W2 को अपने पास वो कंटेंड करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इनका ट्रू है वो पूछा जा रहा है। यानी अब मुझे ट्रू की तलाश करनी है, कौन ट्रू है। पहला ऑप्शन ये है कि द डायमेंशन ऑफ W, डायमेंशन ऑफ W इज
एट मोस्ट 10 ये है। सेकेंड ऑप्शन है, ऑप्शन छोटे छोटे हैं, डब्लू वी हो गया। थर्ड है कि W1 कंटेंट इन W2, प्रॉपर सबसेट की बात कही गई है। 4 है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज एट मोस्ट, बड़ा ये पेटेंट लैंग्वेज है, एट मोस्ट एट लिस्ट की, ज़बरदस्त है भाई ये। एट मोस्ट और एट लिस्ट तो खूब पूछते हैं सब धड़ल्ले से। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन में आपको जो गिवन है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है। ऑप्शन में थोड़ा बहुत घूमा है, बहुत ज़्यादा नहीं घूमा है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं उसको सीखिए। वी जो है वो हमारा 10 डिग्री का पॉलिनोमियल को कलेक्ट किया गया है, तो डायमेंशन ऑफ वी कितना है? अगर 10 डिग्री का है, कोई कंडीशन नहीं है, तो 11 है। W1 5 एट मोस्ट है, कोई कंडीशन नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ W1 आपका 6 हो जाएगा। 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है, कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है, तो n+1 उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है। लेकिन कंडीशन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए W2 में कंडीशन इन्वॉल्व हो गई, तो जितने कंडीशंस इन्वॉल्व होती है डिग्री में से हटा देते हैं, तो डायमेंशन ऑफ W2 क्या होगा? वाट निकाल लीजिए। जैसे कैसे निकालते हैं, एक जो रूल है निकालने का, जैसे A0 से A1 A2 एंड सो ऑन A10 है आपके पास। अगर A2 तक रहता है x² तक, तो ये 3 डायमेंशन हो जाता है। 10 है यहाँ, बट कंडीशन दी हुई है कि इनका सम जो है 0 है, तो A10 को मैं लिख सकता हूँ -A0 -A1 एंड सो ऑन -A हो गई। तो ये जो बात होगी ना, इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं। तो फिर कितना हो जाएगा? इससे एक कम हो जाएगा। 1 कंडीशन P(1) 0 दी हुई है, देखिए ना, A0 जो होगा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो ये हट जाएगा। बाकी हमारे 9 तक ही चलेंगे, तो 9 तक चलेंगे तो इनका डायमेंशन 10 हो जाएगा। हो गई बात है क्लियर। गेम जो है डायमेंशन पे खेली गई है, तो देख लीजिए क्या पूछा गया है। पहला फर्स्ट डायमेंशन ऑफ W इज एट मोस्ट 10। अभी डायमेंशन ऑफ W की तो बात ही हम नहीं की है, बाद में देखते हैं। सेकेंड में है कि W इज इक्वल टू V है। अच्छा, W का डायमेंशन अभी नहीं आया। W1 कंटेंट इन W2, W1 अगर W2 में कंटेंट करेगा तो डायमेंशन ऑफ W1 लेस देन डायमेंशन ऑफ W2 होना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, वो भी देख लेते हैं ये क्या है। फिर इंटरसेक्शंस की बात पूछा है, इज एट मोस्ट, तो इंटरसेक्शन नहीं आया, थोड़ा देखा जाए, इंटरसेक्शन आएगा तभी हम बात कुछ कह सकते हैं। तो W1 इंटरसेक्शंस W2 प्रूफ है, हम प्रूफ करने जा रहे हैं ना, तो नाउ दैट इज द प्रूफ हियर। तो डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 की बात कर लें, क्या मतलब है? W1 क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं, एटमोस्ट 5 डिग्री के हैं, ए एटमोस्ट 10 डिग्री के हैं, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि P(1) वहाँ 0 है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इज 0, मतलब P(1) इज 0। तो यहाँ जो मेरा पॉलिनोमियल होगा एटमोस्ट कितनी डिग्री का होगा? एटमोस्ट वो जो होगा 5 डिग्री ही ले सकते हैं, नहीं क्यों भाई? सच दैट कंडीशन ये होगी कि A0 A1 A2 इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, इनको तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्यों सेटिस्फाई करना पड़ेगा? क्योंकि W2 में जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके कोफिशिएंटों का सम 0 है, तो इनके इंटरसेक्शंस में 5 डिग्री के वही पॉलिनोमियल्स आएंगे जिनके सम के कोफिशिएंट 0 होंगे, राइट। इसका मतलब अगेन एक कंडीशन इन्वॉल्व हो गई यहाँ, A5 लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A0 से A4 तक, तो फिर इसका डायमेंशन क्या होगा? ये तो यहाँ फर्जी हो गया, इसको इनके कॉम्बिनेशन में मैं लिख सकता हूँ। तो डायमेंशन ऑफ W1 W2 क्या हो जाएगा? वाट 6 डायमेंशन का था तो एक कम हो गया, तो इसका डायमेंशन 5 हो जाएगा। ओके, बात क्लियर हो गई। तो डायमेंशन ऑफ W1 इज इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू 5। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 एग्जैक्टली 5 है, 5 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 6 तो आना नहीं है क्योंकि W1 में 6 ही नहीं है, 5 डिग्री एटमोस्ट, तो 5 होगा या 5 से कम, तो लेस देन आर 5 निकल गया, तो लेस देन आर इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। और लेस देन आर इज इक्वल टू 5 को एटमोस्ट कहते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल को एटलीस्ट कहते हैं। तो एटमोस्ट 5 है, तो बात सही है, सही कह रहे हैं। अब अच्छा, W1 और W2 की बात कही गई है कि वो कैसा है हमारा। तो डायमेंशन ऑफ अगर W1 प्लस W2 की अगर हम बात कर लें, अच्छा सेकेंड ऑप्शन चलिए, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 फार्मूला बड़ा स्ट्रांग है, क्या है? डायमेंशन ऑफ W1, चलिए
ये तो सबको याद है ना, डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है। इसका डायमेंशन कितना है 6 है, इनका डायमेंशन W2 का कितना है 10 है, इनका डायमेंशन कितना है 5 है, तो कितना हुआ 16 में से 5 जाए 11 हो गया। ओ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, जो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 हुआ वो 11 आ गया, और डायमेंशन ऑफ V भी 11 आ गया। वाह, यानी W1 प्लस W2 का वही डायमेंशन होगा जो V का होगा, नहीं, यानी V एक्सपैंड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 प्लस W2। तो बहुत सारे ऑप्शन बनाए जा सकते थे। यहाँ देखिए ना, डायमेंशन ऑफ V भी 11 हो गया और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 भी 11 हो गया, दोनों के डायमेंशन सेम हो गए। अब अगर डायमेंशन सेम हो गया और W1 एंड W2 आर द सब स्पेसेस ऑफ V, इसका क्या मतलब है कि V कैन बी V इज एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी नहीं क्या, V इज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 प्लस W2, लीनियर सम हो गया इनका। एक ऑप्शन और भी भिड़ा सकता था जबरदस्त ढंग से कि V इज द लीनियर सम ऑफ द W1 एंड W2। अच्छा, एक और टेक्निकल करता है कि V डायरेक्ट सम होगा W1 एंड W2 का कि नहीं। देखिए, तो यहाँ ये सारी चीज़ें निकल जाने से ना बहुत सारे क्वेश्चंस खुद ही बना सकते हैं। बहरहाल चलिए, मुझे अब तो यहाँ W पे देखना है। तो अच्छा, एक तो बात क्लियर है ना कि W1 W2 W में कंटेंट होता है, तो इसका क्या मतलब होगा। इसका एक सिंपल सा मतलब ये हो गया कि डायमेंशन ऑफ W जो होगा वो डायमेंशन ऑफ W1 से बड़ा होगा, और डायमेंशन ऑफ W जो होगा W2 से ही बड़ा होगा। अच्छा, और W क्या है, W इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग W1 एंड W2, राइट, कि W1 भी W में जाता है और W2 भी W1 में जाता है, तो W1 प्लस W2 भी W में जाएगा, नहीं। डायमेंशन ऑफ W अगर यहाँ से देखें, एक जो कंडीशंस थी कि बहुत W1 W2 सब स्पेस ऑफ W2 कंटेन करता है, तो डायमेंशन ऑफ W ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 से भी बड़ा होगा, और डायमेंशन ऑफ W2 10 निकालें तो 10 से भी बड़ा होगा। तो डायमेंशन ऑफ W क्या हो सकता है 10 हो सकता है, 11, 12 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि W खुद जो है V के अंदर ही सारे काम हो रहे हैं, तो या तो 10 होगा या 11 होगा। चलिए, और अभी हम यहाँ एक और बात, डायमेंशन ऑफ ये W1 प्लस W2, W1 भी सब स्पेस W का है, W2 भी सब स्पेस है, तो फिर ये होगा, यानी जो डायमेंशन ऑफ W होगा अगेन ग्रेटर दैन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बाई दिस कंडीशन। वही, ये तो एक कॉमन सेंस की बात हो गई ना कि W1 भी W का सब स्पेस है, W2 भी W का सब स्पेस है, तो जो इनका सम होगा वो भी W का ही सब स्पेस होगा। तो डायमेंशन ऑफ W ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू दिस, और इसका जो डायमेंशन अभी हम लोग निकाले हैं 11 निकाले हैं, तो डायमेंशन ऑफ W क्या हो सकता है 11 होगा या 11 से बड़ा, तो 11 से बड़ा संभव ही नहीं है, 12 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी कुछ अंदर हो रहा है वो 11 वाले डायमेंशन के अंदर हो रहा है, तो डायमेंशन ऑफ W 11 होगा। और यहाँ आ गया कि डायमेंशन ऑफ W 10 भी हो सकता है, नहीं, तो इसका मतलब होगा कि डायमेंशन ऑफ W 11 होगा। ओके, ये नहीं होगा, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब तो फिर ऑप्शन बाई प्रोडक्ट हो गया, तो क्या W इज इक्वल टू V है, यस W V है। W1 कंटेंट इन W2 है क्या, नहीं, ये तो कंटेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन के साथ लिखा हुआ है, W2 जो है ना वो कंडीशंस के साथ लिखा हुआ है कि केवल उन्हीं, भले ही 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, लेकिन वहाँ कहा है कि वही पॉलिनोमियल कलेक्ट करेंगे जहाँ P ऑफ 1 0 है, लेकिन इस W1 में तो 5 डिग्री के पॉलिनोमियल्स हैं, वहाँ कोई कंडीशंस नहीं है, मतलब कि 5 डिग्री, जैसे वहाँ ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि A नॉट A1 प्लस A2 प्लस एन डॉट सो 1 A5 0 हो जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और W2 इस कंडीशंस के साथ लिखा हुआ है, तो फिर इसमें ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स आएंगे जिनके सम जो होंगे 0 नहीं होंगे। एग्जाम्पल ही ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 3 माइनस x5 ले लिया, 3 प्लस x5 ले लिया, 5 डिग्री पॉलिनोमियल W1 में है, ओके, W1 में, बट W2 में नहीं होगा क्योंकि इनका और इनका सम 0 नहीं है। बात समझ में आ रही है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो पक्का गलत हो गया। अब डायमेंशन ऑफ एटमोस्ट 5 था ही, बात तो प्रूफ ही हो गई। और एक शायद ऑप्शंस था वो 1 वाला कि व्हाट इज़ द ऑप्शन ऑफ 1, देख ही लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या था इसका, पहला ऑप्शन था द डायमेंशन ऑफ इज W इज एटमोस्ट 10, एटमोस्ट 10 नहीं है, वहाँ तो 11 हो गया ना,
एटलीस्ट अगर 10 लिख देता तो बात हो जाती, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, वो तब सही होता। अगर एटलीस्ट लिखता था ऑप्शन, तो ऑप्शन इज रॉन्ग। कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ डब्लू एट मोस्ट है लेस देन आर इज इक्वल टू 10, ये सही है क्या? और एक डब्लू इज इक्वल टू वी थे तो सही हो गया। ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। अगर ये लिखता ऑप्शन पहले में कि डायमेंशन ऑफ डब्लू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, तब ये सही हो जाता, क्योंकि डायमेंशन ऑफ डब्लू हमने 11 निकाल चुके हैं। यानी एटलीस्ट अगर वो लैंग्वेज भिड़ा देता ना, तो फिर वो ऑप्शन 100% राइट, लेकिन नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो फिर वो ऑप्शन सब अनवैलिड हो गया। दिस इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू होता, बट ये नहीं लिखा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और देख लें यहाँ। एक इनर प्रोडक्ट पे है, अच्छा क्वेश्चन बना है, लास्ट है वो, दिस इज द लास्ट वन। तो चलते हैं उसे भी सॉल्व कर दें। तो ये हमारा पूरा लीनियर अलजेब्रा का जो पार्ट बी और पार्ट सी का है, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। एक क्वेश्चन के साथ हमारा एक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम पूरा ये भी हम प्रूफ ही करेंगे, इसको भी प्रूफ ही करने जा रहे हैं। और ये भी तो हमेशा देता है कि कैसे दे देता है, पूछता है कि ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है या नहीं है, इनर प्रोडक्ट है या नहीं है। इनर प्रोडक्ट पे एक बना हुआ है, बस वो थोड़ा घुमाया हुआ है, मैथमेटिक्स की माया जाल में घुमाया है, बाकी तो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन में है कि एक्स दिया हुआ है n डायमेंशन पे, रियल के n डायमेंशंस पे एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, सबको पता है, ओके। n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 भी उन्होंने दिया है कि 2 या 2 से बड़ा एक मत ले लीजिएगा, 1 लेकर के ना काउंटर मत बना लीजिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट की हमें बात करनी है कि इनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। उसमें पहला दिया है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स, एक ये जो प्रोडक्ट है समेशन जे वेरी फ्रॉम 1 to 1 एक्स आई है ना, आई जे लिखा है, सॉरी आई जे वेरी फ्रॉम 1 to ये लिखा है। ठीक, उसके बाद और भी लिखा है एक और ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन पहले मैं लिखूँ दूँ, उसके बाद मैं बात ही कर दूँगा। समेशन आई जे, समेशन पे आप एक गेम खेली गई है, इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलत कंसेप्ट लगा करके, मतलब कंसेप्ट ही अपना गलत बना लिए थे, तो उस कंसेप्ट को ही सही करना है। तो अगर एक बार कंसेप्ट अगर स्ट्रांग हो गया तब तो फिर यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। तो कंसेप्ट थोड़ा बनाना है, एक्स जे वाई जे, और लास्ट जो है ये एक्स वाई समेशन जे वेरी फ्रॉम 1 to n एक्स जे और वाई n माइनस जे प्लस 1, ये था हमारा। चलिए देखते हैं, आ जाइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, और हमेशा आता ही रहता है, अगर देखा जाए तो ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। एक रिजल्ट है यहाँ कि अगर आपके पास कोई इनर प्रोडक्ट है तो उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा और पॉजिटिव डिफिनिट होगा। लेकिन उल्टा मत सोच लीजिएगा, इफ़ एंड ओनली कंडीशंस नहीं है। अगर जो प्रोडक्ट डिफाइंड है, अगर उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप निकाल रहे हैं, वो इनर प्रोडक्ट है वो, तब जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा उसका सिमेट्रिक और पॉजिटिव डिफिनिट होता है। कंट्रा पॉजिटिव हुआ कि अगर ये इनर प्रोडक्ट है और ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन सिमेट्रिक और पॉजिटिव ना हो, डिफिनिट ना हो, तो फिर वो हमारा इनर प्रोडक्ट नहीं होगा। तो इस रूल को आप याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे हम यहाँ देखिए, पहला देखिए, तो विदाउट लॉस ऑफ द जनरलिटी हम जो है यहाँ 3 डायमेंशन ले ले रहे हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है,
चलिए इसको बनाइए। जे कह रहा है पहले 1 से वेरी करिए, पहला ले रहे हैं, तो ये हो गया एक्स वाई। जे 1 लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ आएगा समेसन आई वेरी फ्रॉम 1 to 1 कर दिया, जे को वेरी कर दिया हमने, तो एक्स आई वाई 1 एक्स आई वाई 2 प्लस एक्स आई वाई 3 हो गई बात है। अब आई जो है वेरी करिए अपना 1 से लेकर के, पहले क्या करेंगे, जे हमने यहाँ 1 लिखा, आई वैसे रहने दिया, फिर जे 2 लिखा, फिर जे हमने 3 लिखा, अब फिर आई वेरी करना है, या आई जे वेरी फ्रॉम 1 to n लिखा है ना, समेसन यहाँ दोनों पर मेरी यहाँ बात चल रही है, तो फिर आई अगर 1 लिखेंगे तो क्या होगा, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, लिख ही दे रहे हैं एक बार, x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x1 y3। ध्यान समझिएगा इसको। अब यहाँ 2 लिखिए, बहुत बच्चे तोड़ नहीं पाए थे, वो गलत सही कंसेप्ट बना के अपना लगा रहे थे, तो समेसन कन्वेंशन भी थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। ये हो गया, 2 लिखा है तो 2 चलेगा, सॉरी 3 ले लीजिए, तो प्लस x3 y1 x3 y2 x3 y3। अगर इनका हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से दें तो क्या होगा, पहले x1 y1 होता है तो ये 1 हो गया, फिर x1 y2 होता है तो x1 y2 भी 1 है, x1 y3 होता है ये भी 1, देख रहे हैं सब 1 1 1 हो गया, 1 1 1 हो गया। तो मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक है बट ये पॉजिटिव डिफिनिट नहीं है, दिस इज नॉट पॉजिटिव डिफिनिट ना, डिटर्मिनेंट सी 0 हो गया तो दिस इज नॉट पॉजिटिव डिफिनिट। इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है सिमेट्रिक है बट पॉजिटिव डिफिनिट नहीं है, तो कैंसिल हो गया। सेकेंड भी इसी तरीके से, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या बनेगा, वहाँ देखिए समेसन जे केवल कह रहा है, आई और जे नहीं है, सिर्फ जे ही दिया है, जे वेरी फ्रॉम 1 to n, तो 3 अगर लें, थर्ड की बात अगर देखें, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाए अगर तो डायरेक्ट बना दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसे ही सब बनाइएगा। जे अगर 1 लिखेंगे तो x1 y1 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, अगर आप 2 लिखेंगे तो x2 y2 आएगा, 3 लिखेंगे तो x3 y3, बाकी सारे तो प्रेजेंट नहीं, तो 0 0 हो गए, ये 0, 2 लिखने पे यहाँ 8 हो गया, ये 0 0 0, 3 लिखने पे 27 हो गया। इसका मतलब हमारा क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी है और पॉजिटिव डिफिनिट भी है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इसके पॉजिटिव हैं, तो दिस इज द इनर प्रोडक्ट, दिस इज द इनर प्रोडक्ट। अगर तो ऑप्शन बी है तो बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के ही दिमाग में बना लेते हैं, ये भाई तैयारी इस स्तर की है तो दिमाग में बन गया कि किसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। जैसे यहाँ आप देखिए, अगर बनाना हो इसको तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मन में काट के बना लीजिए। जैसे यहाँ जे वेरी फ्रॉम 1 to n है, तो वो कंडीशन बस ये देखिए कि n कहाँ से है, यहाँ n कंडीशन कर दिया तो 2 से लेके ही शुरू करिएगा, 2 से कम मत शुरू करिएगा। मान लीजिए हमने 3 ले लिया, तो अगर J1 लिखेंगे तो J1 लिखने पे क्या आएगा, यहाँ तो x1 आ गया, ठीक है भैया, क्या n मैं 3 ले रहा हूँ तो क्या हो गया, देखिए xj हो गया, n 3 लिए हैं तो y3 माइनस जे प्लस 1 तो कितना हो गया 4 माइनस जे, J1 लिखिए जरा, देखिए J1 लिखेंगे तो क्या आएगा, ये हो गया आपका x1 और यहाँ हो गया y3 और x1 y3 यहाँ होता है, दिस इज द 1। अब J जब 2 लिखेंगे तो फिर क्या होगा, x2 y2 होगा और x2 y2 यहाँ आएगा, ये भी 1 हो गया। J जब आप 3 लिखेंगे, J वेरी फ्रॉम, अच्छा n अगर हमने 3 लिया है तो ठीक है, n 3 लेने पे 4 माइनस जे हुआ, चलिए कोई बात नहीं। तो जब हम यहाँ J3 लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये x3 और ये y1, तो x3 y1 मेरा ये हो गया, ये 1 हो गया। और बाकी यहाँ क्या है, बाकी सारा यहाँ प्रोडक्ट 0 है, देख लीजिए ना, जे वेरी करिए 1 से लेके 3 तक, बाकी सब आपको 0 0 मिल गया, 0 0 0 0। और डिफिनेटली ये भी मेरा मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो है बट दिस इज नॉट पॉजिटिव डिफिनिट, तो फिर ये भी मेरा कैंसिल हो गया। तो फिर इसका जो ऑप्शन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसका 3 ऑप्शन इज द करेक्ट। बाकी टेस्ट कर सकते हैं, सेकंड भी आपका सही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा जो लीनियर अलजेब्रा जो रहा है 2023 का पार्ट बी और पार्ट सी का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन हमने प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जाएं, डिस्कस करें, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।